जैसे ही कार जमशेद पैलेस के गेट से बाहर निकली और मैंने मुंह खोला ही था कि आमिर खान ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया। फिर उसने एक चिट्ठ मेरी तरफ बढ़ा दी जिस पर लिखा था, कल वाली बात के बारे में कोई बात मत कीजिएगा। मैंने कागज पढ़कर खामोशी से उसे वापस कर दिया। मैं 12 साल का हो चुका था, एक अच्छे स्कूल में 7वीं क्लास में था। सबसे बढ़कर मुझे जो माहौल और उसके हवाले से जो तरबियत मिल रही थी उसने मुझे कबल अज वक्त बाशाऊर कर दिया था। मैं अच्छी तरह समझ रहा था कि दुश्मन आमिर खान को मुझसे जुदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे ताकि मेरे हवाले से उनके अज़ाइम पूरे हो सके। मुझे जाबर का तर्ज अमल भी नहायत मशकूक लग रहा था। आमिर खान को अपने सामने देखकर वो बौखला गया था और उसके अंदाज में वाज़ेह तौर पर मायूसी झलक रही थी और उससे ज्यादा परेशानी थी। मैंने एक कॉपी निकालकर उसके सफ़े पर लिखा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, और कॉपी आमिर खान के सामने कर दी। उसने कॉपी देखकर सर हिलाया और अचानक ही कार के इंजन को रेस देने लगा। फिर उसने बुलंद आवाज में कहा, लानत हो, ये क्या हो रहा है? 2-3 दफा रेस देकर उसने कार आहिस्ता की और इंजन बंद कर दिया। फिर बोला, इंजन देखना पड़ेगा। वो नीचे उतरा तो मैं भी नीचे उतर आया। इस वक्त हम एक मसरूफ शाहराह से गुजर रहे थे। हम कार से कदरे दूर आ गए थे। तुमने मुझे कार में बोलने से मना क्यों कर दिया? मैंने बेताबी से कहा। एहतियातन यूसुफ बाबा, लेकिन क्या आपने मुझे यही कहने के लिए रोका है? आप पहले स्कूल से लेट हो रहे हैं। स्कूल को गोली मारो और मुझे बताओ कि यह सब क्या है। कल मुझ पर हमला करने वाले कौन लोग थे? जाबर किस शख्स को सुबलाया था और तुम्हारी कार में बम किसने लगाया था? वो हंसा। आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं जिनका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। भला मुझे क्या मालूम कि जाबर सुबह किस शख्स को लाया था, और मुझे बम लगाने वाले का पता चल जाता तो ये बम उसके नीचे न रख देता। जाबर को कैसे मालूम हुआ कि आज तुम नहीं आ रहे? यूसुफ बाबा, अभी आपकी उम्र ऐसी नहीं है कि इन मामलों में उलझे। आमिर खान ने नरमी से कहा, यह मेरे और जमशेद साहब के देखने की बातें हैं। अभी आप सिर्फ तालीम हासिल करें और जो कहा जाए वो करें। आमिर खान, मामला मेरी जिंदगी का है, मैंने पैर पटक कर कहा। लिहाजा ये बातें मेरे इल्म में भी आनी चाहिए कि आखिर वो कौन लोग हैं जो मेरी जान के दुश्मन हो रहे हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? इन सवालों का जवाब आपको सिर्फ जमशेद साहब ही दे सकते हैं। आप इन्हीं से पूछिएगा। आमिर खान का लहजा सपाट था। आइए, आपको वैसे भी स्कूल से देर हो रही है। उसने कार का दरवाजा खोला। चुंझलाहट में मैंने जोर से कार का दरवाजा बंद किया था। आमिर खान ने ड्राइविंग सीट पर आने से पहले एक बार कार का बोनट खोलकर जोरदार तरीके से बंद किया। ये मेरी खुशफहमी थी कि ताबेदार आमिर खान मुझे सब बता देगा। वो अपने आका की हदायत पर मजबूर था और मुझे बच्चा भी समझ रहा था। उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। जान का खतरा ऐसी चीज है कि एक दिन का बच्चा भी इसे महसूस कर सकता है। हालांकि वो ना तो सही तौर पर देख सकता है और ना ही सुन सकता है। अपनी मां को भी वो लम्स और उसकी खुशबू से पहचानता है। इसके बावजूद वो खतरा महसूस करता है। अगर वो नामानूस हाथों में हो या इसे जान का खतरा महसूस हो तो वो रो रो कर उसका ऐलान करता है कि उसे किसी तरह खतरे से बचाया जाए। आप इसे छठी हिस्स भी कह सकते हैं। मौजूदा दौर में एक 12 साल लड़का जिसने आम बच्चों से कहीं ज्यादा दुनिया देखी हो और एक मखसूस माहौल में परवरिश पाई हो, वो भला खतरे को क्यों कर महसूस नहीं करेगा? मैं भी खतरा महसूस कर रहा था और ये मेरा फितरी रद्द अमल था कि मैं खुद को इस खतरे से महफूज रखना चाहता था। इसके लिए मेरा जानना जरूरी था कि मुझे खतरा किस तरफ से था और क्यों था। मेरे मुहाफिजों का रवैया कुछ ऐसा था कि किसी शख्स को एक तारीक कमरे में किसी जहरीले सांप के साथ छोड़ दिया जाए और फिर इसरार किया जाए कि वो अपनी हिफाजत के लिए दूसरों पर इन्हिसार करे, लेकिन इसके हमदर्द ना तो कमरे में रोशनी कर रहे हैं और ना ही इसे कमरे से बाहर आने की इजाजत दे रहे हैं। इसके बजाय वो तारीकी में सांप के शिकार पर मुसर है। स्कूल में भी मेरा दिल नहीं लगा था। बजाय पढ़ाई के मैं मुसलसल इस फिक्र में था कि मेरे दुश्मन दर हकीकत कौन थे और वो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे। इनकी साजिशों का दायरा इतना वसी था कि वो मेरे साथ मेरे मुहाफिजों के भी दर पे हो रहे थे। बज़ाहिर मुझ पर हमला और आमिर खान की कार में बम फिट करने वाले एक ही थे। जाबर आमिर खान को जिंदा देखकर जिस बुरी तरह चौंका था, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वो भी मेरे दुश्मन या दुश्मनों से मिला हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि मेरी जिंदगी की जरूरत असल में किसको थी? अचानक एक नाम मेरे जहन में बिजली की तरह चमका। मैं उछला तो बायोलॉजी की टीचर ने अपने ऐनक के ऊपर से मुझे देखा। वो मेंढक के अंदरूनी निजाम के डायग्राम की मदद से वजाहत कर रही थी। एनी प्रॉब्लम यूसुफ? उन्होंने पूछा। नो मैडम, मैंने खजालत से कहा। मुमकिन है इन्होंने कोई मेंढक देख लिया हो सचमुच का? किसी ने शरारत से कहा तो पूरी क्लास हंस दी। टीचर भी मुस्कुराने लगी थी, मगर उन्होंने लेक्चर का सिलसिला नहीं रोका। मुझे ना तो क्लास के हंसने की परवाह थी और ना टीचर की सरजंश की। मैं ज़हरा बेगम के बारे में सोच रहा था। मेरी मालूमात के मुताबिक 5 अरब अफराद की इस दुनिया में
وہ वही शख्सियत थी जो मुझे इस हद तक नापसंद करती थी कि कत्ल करने को तैयार हो जाती और फिर जाबर हमेशा से उनका चमचा खास था और इस मामले में उसका किरदार भी मशकूक था। मुझे उस कागज़ का ख्याल आया जो मुझे आमिर खान ने दिया था और मैंने उसे अपने बेडरूम में लगी एक सीनरी के अक्कब में छुपा दिया था। मैंने फैसला किया कि आमिर खान से 2 टूक बात करूंगा। अगर उसने मुझे असल बात नहीं बताई तो मैं भी उसकी एक नहीं मानूंगा, लेकिन उसकी नौबत ही नहीं आई थी। 3-4 दिन में आमिर खान से बात करने के मौका की तलाश में रहा। स्कूल आने और जाने के दौरान आमिर खान बात करने के मूड में नजर नहीं आता था। ये शायद 5वें दिन की बात थी। स्कूल में छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चे तेजी से बाहर की तरफ लपके। बच्चे जिस तरह बस्ते संभाल कर फरार हो रहे थे, इससे यह हकीकत वाज़ेह थी कि स्कूल चाहे टाट वाला सरकारी हो या इस जैसा शानदार और आलीशान, बच्चे किसी गरीब रेडी वाले के हों या किसी करोड़पति सनतकार के, स्कूल इनके लिए एक ऐसा कैद खाना होता है जहां से रिहाई का लम्हा इनके लिए सबसे ज्यादा खुशी का होता है। हमारे यहाँ तालीम को बच्चों और इनके वालिदैन के लिए सजा बना दिया गया है। यह ज़वाल पजीर मुआशरे की सबसे बड़ी निशानी है कि इसकी नई नस्ल स्कूल जाने से गुरेजा और जाए भी तो बादल नखास था। स्कूल के सामने सड़क के पार एक वसी और अरीज पार्क था। इस सड़क के साथ वाले जंगले के साथ कितार दर कितार ऊंचे और घने दरख्त लगाए गए थे। बच्चों को लेने के लिए आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर इन दरख्तों के साए में ठहर कर छुट्टी का इंतजार करते थे। मैं बाहर निकला तो खिलाफे मामूल मेरी कार दरवाजे पर नहीं थी। मैंने उसकी तलाश में नजरें दौड़ाई। हल्के नीले रंग की मर्सिडीज कार थी, छोटी लेकिन ताकतवर और सुबक रफ्तार। जमशेद अली ने इसमें कई एक तब्दीलियां करा के इसे चलते फिरते कले में बंद कर दिया था। बिलाखिर कार मुझे नजर आ ही गई, जो कारों की एक तवील कितार में खासे फासले पर खड़ी थी। इस असना में गाड़ियां बच्चों को लेकर रवाना होने लगी थी। हमले वाले दिन के बाद से जख्मी ड्राइवर को हैवी ड्यूटी से फारिग कर दिया गया था। अब मुझे लाने और ले जाने का फरीजा आमिर खान ही अदा करता था। मुझे हैरत थी कि आज उसने कार स्कूल के सामने लाकर क्यों नहीं रोकी। मैं बैग लेकर खुद ही उस कार की तरफ चल पड़ा। आमिर खान मुझे कार के बाहर भी नजर नहीं आया, वो शायद कार ही में था। मैं जरा आगे आया तो मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। आमिर खान कार में था। वो ड्राइविंग सीट पर सर झुकाए और अपनी पी कैप मुंह पर रखे लेटा था। ये एक और ताज्जुब खेज बात थी। 2 साल के दौरान जब से आमिर खान मेरा मुहाफिज मुकर्रर किया गया था, मैंने उसे दौरान ड्यूटी कभी यूं बेपरवाही से सोते नहीं देखा था। कार का शीशा भी खुला था। इसे सोते देखकर मुझे शरारत सूझी। मैंने अपनी जेब से तोते की आवाज वाली सीटी निकाली और घूमकर आमिर खान के पास पहुंचा। सीटी उसके कान के पास ले जाकर मैंने पूरी कुव्वत से बजा दी। मेरा ख्याल था कि वो उछल पड़ेगा, मगर वो हिला तक नहीं। इसी तरह खामोश पड़ा रहा। यकलख्त मेरे जिस्म में खौफ की सर्द लहर ताकिल हुई। मैंने डरते डरते आमिर खान के चेहरे से पी कैप उठाई और मेरी चीख निकल गई। इसका गैर मामूली हद तक खुली हुई आंखें मेरी तरफ निगरान थी। मुंह नीम वाह था और होंठों के गोशों से नीला सा झाग निकल कर चमकाया था। अपनी 12 साल जिंदगी में कभी इतने पास से कोई लाश नहीं देखी थी, लेकिन इस वक्त मुझे 1% भी शुबा नहीं था कि आमिर खान मर चुका था। उसकी खुली आंखों की सफेदी बहुत भयानक लग रही थी और नीम वाह होंठ हिलते हुए महसूस हो रहे थे। देखा यूसुफ बाबा, आखिर आपके दुश्मन कामयाब रहे। वो शख्स इस दिन बाल बाल मौत से बचा था। अगर वो इंजन देखे बगैर कार स्टार्ट कर देता तो फरिश्ता अजल उसे वहीं दबोच लेता, लेकिन नहीं। फरिश्ता अजल के लिए मुकर्रर वक्त और जगह कोई और ही थे। इस वक्त एटम बम भी आमिर खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, और जब वक्त आया तो कोई नामालूम शिकारी खामोशी से उसे मौत के घाट उतार गया था। मेरी ज़हनी कैफियत खराब होने लगी थी। मैंने पी कैप छोड़ी और चीख मार कर दौड़ा। मेरा रुख स्कूल की तरफ था और बदहवासी में मुझे सामने से आती कार भी नजर नहीं आई थी। मैं कार के सामने इतना अचानक आया था कि ड्राइवर को रुख मोड़ने का मौका भी नहीं मिल सका। उसने ब्रेक जरूर लगाए होंगे, लेकिन इतने कम फासले से ब्रेक भी कार को नहीं रोक सकते थे। कार मेरे दाएं पहलू से टकराई। तसादुम की शिद्दत ने मुझे फिजा में उछाल दिया था। मैंने खुद को बुलंद होते महसूस किया और मेरी यह साथी परवाज सड़क के किनारे खड़ी मूंगफली की एक रेड़ी पर खत्म हुई थी। बेहोश होने से पहले मैंने मूंगफली वाले की चिल्लाने की आवाज सुनी थी, और जो आखिरी ख्याल मेरे जहन में आया वो ये था कि दुश्मन बिल्लाखिर आमिर खान के बाद मुझे भी मारने में कामयाब रहे थे। इसके बाद ब्लैक आउट हो चुका था। बेहोशी की हालत में मुझे यूं लग रहा था कि मैं बेवजनी की कैफियत में खला में तैरता जा रहा हूं। मेरे चारों तरफ सफेद सी चादर थी जिसमें कभी कभी चेहरे झांकने लगते थे, पुरतशवीश और फिक्रमंद चेहरे। मैं इनके हिलते लब तो देखता था, लेकिन मेरे कान इनकी आवाजें कैच करने में नाकाम रहे थे। ना जाने क्यों मुझे यकीन था कि ये चेहरे मेरे दुश्मनों के नहीं बल्कि मेहरबानों के हैं। रफ्ता रफ्ता मेरे इर्द गिर्द फैली धुंध साफ होने लगी और जब मैं मुकम्मल तौर पर होश में आया
तो मैंने खुद को जमशेद पैलेस में अपने ही कमरे में पाया। मेरा पूरा बदन एक अजीब सी थकन महसूस कर रहा था, सर चकरा रहा था। मेरी आंखों के गोशों ने खफीफ सी हरकत महसूस की थी। मैंने सर घुमाया। ये महापारा थी जो मुसल्ले पर दस्त बाद दुआ बैठी थी। मुझे ख्याल आया कि वो खुदा से मेरे लिए दुआ मांग रही थी और खुदा ने उनकी दुआ सुन ली थी। मैं एक गाउन नुमा लिबास में था और मेरे जिस्म के दाएं हिस्से पर घुटने से लेकर कोहले तक सख्त बैंडेज बनी हुई थी। बाएं बाजू में कलाई से बाजू तक प्लास्टर था, सीने पर भी प्लास्टर था। शायद इसकी वजह से बेहोशी की कैफियत में मुझे कभी कभी दम घुटता महसूस होता था। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे जख्म थे। शायद मुझे कोई मुसक्कन दवा दी गई थी जिसके जेर असर मुझे दर्द महसूस नहीं हो रहा था, वरना बैंडेज और प्लास्टर से जाहिर था कि मेरे जिस्म में अच्छी खासी टूट फूट हो चुकी थी। मेरे सीधे बाजू में ड्रिप लगी हुई थी और कतरा कतरा ग्लूकोज मेरे रगों में उतर रहा था। पहला एहसास जो हुआ वो प्यास का था। न जाने कितने वक्तों से मेरी जुबान ने पानी का जायका नहीं चखा था। मैं एक टुक महापारा की तरफ देख रहा था। जैसे ही उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनके चेहरे पर उनकी आंखों में जो इत्मीनान नमूदार हुआ, मैं उसे बयान नहीं कर सकता। ये ऐसी खुशी थी जो एक माँ को होती है जब उसका बेटा मौत के मुंह से निकल आता है। वो लपक कर मेरी तरफ आई। यूसुफ मेरे बच्चे। उन्होंने मेरा चेहरा हाथों में लेते हुए मुझे अपने बोसों से नहला दिया था, जिसमें उनके आंसू भी शामिल थी। तू ठीक है? तूने मुझे पहचाना? आप मेरी माँ हैं, मैंने तजब्जुब से कहा। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, उन्होंने यकीन कामिल से कहा और मेरा सर अपने सीने से लगा लिया। ये यकीन से कहना मुश्किल है कि इंसान कब माँ और उसकी ममता को महसूस करता है, जब वो इसके वजूद का एक हिस्सा होता है या जब वो इसके वजूद से बाहर आता है। मेरी भी एक माँ होगी जिसने 9 माह मुझे अपने वजूद में रखा होगा, और जब मैं पैदा हुआ हूँगा तो मुझे अपनी ममता से भरपूर मोहब्बत दी होगी। ये ममता कितने अरसे मेरे नसीब में रही इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं, लेकिन ये मुद्दत 1 साल से ज्यादा की नहीं रही होगी, क्योंकि 1 साल की उम्र में मुझे जमशेद पैलेस ले आया गया था। इसका अंदाजा मुझे अपनी तस्वीरों की एल्बम देख कर होता था, जिसमें रोज़े अव्वल से लेकर अब तक की मेरी बेशुमार तस्वीर थी। पहली तस्वीर में मैं साल भर का नजर आ रहा था। पैलेस के एक पुराने खिदमतकार ने तस्दीक की थी कि मैं जब जमशेद पैलेस आया था तो मेरी उम्र 1 साल के आसपास की थी। ये मुझे अब तक नहीं मालूम हो सका कि मेरे असल माँ बाप कौन थे और मैं जमशेद पैलेस कैसे आया। जमशेद अली ने मेरे सवालों के जवाब में हमेशा एक ही बात कही थी कि वक्त आने पर मुझे सब कुछ मालूम हो जाएगा। ये बात जाहिर है कि मैं इतनी कम उम्री में अपनी माँ से जुदा कर दिया गया था कि मेरी यादाश्त में उसका हल्का सा साया भी नहीं था। उसका एक लम्हा, एक खुशबू और एक एहसास तक मेरे पास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि माँ और उसकी मोहब्बत क्या होती है, लेकिन इस रोज महापारा ने मुझे एहसास दिलाया कि माँ क्या होती है और कैसी होती है। इसका साया दुनिया की तपती धूप में नरम और सर्द होता है। वो इस तल्ख और खुरदरी दुनिया में गुदाज और मिठास की अलामत है। मुझे यकीन है कि मेरी सगी माँ भी जिंदा होती तो मेरे लिए इससे ज्यादा बेकरारी और मोहब्बत नहीं दिखा सकती थी जो महापारा ने जाहिर की थी। मेरे वजूद में सुकून की एक लहर सी दौड़ गई थी और मैं भूल गया था कि चंद लम्हे पहले तक शिद्दत से प्यास महसूस कर रहा था। अचानक महापारा मुझसे अलग हो गई। इनका ख्याल था कि वो जज्बाती होकर मेरे जख्मों को नुकसान न पहुंचा रही हूँ और मुझे इससे तकलीफ न हो रही हो। हालांकि मैं रही सही तकलीफ भी भूल गया था। यूसुफ, दर्द तो नहीं हो रहा मेरे बच्चे? तो उन्होंने बेकरारी से कहा। नहीं, मैंने सर हिलाया, लेकिन प्यास लग रही है। महापारा ने घंटी बजाकर एक नर्स को तलब किया। डॉक्टर को बुलाओ, यूसुफ को होश आ चुका है। इसी दौरान में महापारा एक शफाफ गिलास में पानी लेकर इसमें ग्लूकोज खोल रही थी। उन्होंने ये ग्लूकोज मिला पानी चमचे से मेरे मुंह में टपकाना शुरू कर दिया। ठंडक और तरावट मेरे रगे पैर में उतरने लगी थी। अचानक मुझे आमिर खान का ख्याल आया। मेरा दिल बेख्तियार दुख से बोझल होने लगा था। माँ, आमिर खान, मैंने कहना चाहा तो महापारा ने मेरे होंठों पर उंगली रखती थी। फिर उन्होंने झुककर मेरे कान में सरगोशी की। यूसुफ, आइंदा मुझे इन कमरों में माँ मत कहना। याद रखो, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। इसीलिए मैं डॉक्टर कमरे में आ गया। महापारा पीछे हट गई थी। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया, मुझसे कुछ सवालात किए। मेरे जवाब पर वो अपने चार्ट पर कुछ लिखता रहा। फिर उसने नर्स को मेरी ड्रिप में कुछ दवाएं शामिल करने का हुक्म दिया और महापारा से कहा, ही इज ऑल राइट, लेकिन अभी इन्हें ठोस के बजाय रकीक ग़िज़ा दे। डॉक्टर, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? मैंने डॉक्टर से पूछा। बहुत जल्द यंग बॉय, डॉक्टर ने मेरा शाना तबका। 1 हफ्ते बाद तुम चल फिर सकोगे और 2 हफ्ते बाद फुटबॉल खेल सकोगे, लेकिन तुम्हारे बाजू और पसली की हड्डी ठीक होने में वक्त लगेगा। तुम्हें एहतियात करनी पड़ेगी, वरना हड्डी में बाल आ गया तो बड़ी परेशानी होगी। बट यू आर ए ब्रेव बॉय। मैं मुस्कुराया तो मेरे बाजू को थपकी देकर चला गया था। मैंने महापारा से कहा, महापारा, मुझे भूख लग रही है।
وہ مسکرائی کہ میں انہیں ماں کہتے کہتے رک گیا تھا۔ تمہیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، ویسے بھی یہاں تم نے 1 ہفتے صبر کیا ہے، 5-2 منٹ اور صحیح۔ 1 ہفتہ؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ میں 1 ہفتہ بے ہوش رہا؟ نہیں، ہوش تو تمہیں اگلے ہی روز آ گیا تھا، لیکن تکلیف سے بچانے کے لیے تمہیں نیند کے انجیکشن سے سلا کر رکھا گیا تھا، ورنہ تم درد سے بے چین رہتے۔ تم جب ہوش میں آنے لگتے تو تمہیں پھر خواب آور دوا دے دی جاتی تھی۔ اس دوران تمہیں ڈرپ کے ذریعے سے غذا بھی دی جاتی رہی تھی۔ کیا میرا علاج پیلس ہی میں ہو رہا ہے؟ نہیں، تم 3 دن تک اسپتال میں داخل رہے تھے، پھر جمشید صاحب کی ہدایت پر تمہیں پیلس منتقل کر دیا گیا۔ تمہاری دیکھ بھال کے لیے 1 ڈاکٹر اور 1 نرس ہمہ وقت موجود رہتے ہیں۔ میں امیر خان کے بارے میں سوچنے لگا تھا، اسے تو اب تک دفنا دیا گیا ہوگا۔ ماں پارا نے میری سوچ پڑھ لی تھی۔ وہ بولی، امیر خان اچھا آدمی تھا، وفادار، پرجوش، افسوس کہ ہم خیر میں نے جمشید صاحب کی ہدایات پر اس کے گھر والوں کو معقول رقم کا ایک چیک بھجوا دیا ہے۔ ویسے تو اس نے بھی بہت کچھ چھوڑا ہوگا۔ جمشید صاحب اسے اچھی تنخواہ دیتے تھے۔ اس کے بچے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، 1 لڑکا ہے، تمہاری عمر کا، لڑکی بڑی ہے۔ کیا وہ تمام رقم ان کے باپ کا بدل ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے دنیا کی تمام دولت مل کر بھی اس نقصان کا ازالہ نہیں کر سکتی۔ مجھے معلوم ہے پاپا میرے باپ نہیں ہیں، لیکن میں انہیں دنیا کی تمام دولت کے بدلے بھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ میرا لہجہ دکھی ہو گیا تھا، پھر میں چونکا۔ ابھی آپ نے پاپا کی بات کی، کیا وہ واپس آ گئے؟ نہیں، انہیں شپ پر ٹیلیکس بھیج دیا گیا تھا۔ ان کا جوابی ٹیلیکس آیا تھا، اب تمہاری حفاظت کے لیے 2 نئے محافظ تعینات کیے گئے ہیں۔ فی الوقت تو میں نے انہیں تمہارے کمرے کے باہر رکھا ہے۔ امیر خان کی موت کا دکھ تازہ ہو گیا تھا۔ میں نے بہوچر لہجے میں کہا، امیر خان کی موت کیسے واقع ہوئی تھی؟ اس کے ہونٹوں سے نیلا سا جھاگ نکل رہا تھا۔ اب چھوڑو، بس اس کی موت آ گئی تھی، ماں پارا نے بات ٹالی۔ فی الوقت تم آرام کرو۔ ظاہر ہے ماں پارا مجھے بچہ سمجھ کر بہلا رہی تھی۔ ماں پارا نے پہلے گیلے تولیے سے میرا منہ صاف کیا، پھر نرس ایک ٹرے میں بڑا سا پیالہ لے کر آئی۔ ماں پارا اس میں موجود سوپ مجھے چمچ سے پلانے لگی۔ مجھے اتنی شدت سے بھوک لگ رہی تھی کہ جلد ہی پیالہ ختم کر دیا گیا۔ میں اور سوپ پینا چاہتا تھا، لیکن یکلخت میرے اعصاب پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ شاید نرس نے ڈرپ میں جو دوا ڈالی تھی اس میں کوئی خواب آور دوا بھی شامل تھی۔ کچھ دیر بعد میں گہری نیند سو چکا تھا۔ جب دوبارہ میری آنکھ کھلی تو تاریکی جا چکی تھی۔ بیڈ روم میں ہلکی سی روشنی تھی۔ میرے بستر کے پاس ہی کرسی پر ایک ہیولا سا بیٹھا تھا۔ جیسے ہی میں نے حرکت کی وہ ہیولا متحرک ہو گیا۔ چٹ کی آواز کے ساتھ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ یہ کوئی نرس تھی، شاید اس کی رات کی ڈیوٹی تھی، کیونکہ صبح دوسری نرس تھی۔ یہ والی نرس خاصی کم عمر سی تھی، شاید حال ہی میں نرسنگ مکمل کی تھی۔ میں نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ خوبصورت تھی یا نہیں، لیکن میری آنکھوں کو پھلی لگی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے میرے اتنے نزدیک آ کر پوچھا کہ میں اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کے بدن کی مہک محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ میں بتا چکا ہوں کہ میری جسمانی نشو و نما خاصی تیز تھی۔ 12 سال کی عمر میں 15 سال کا لگتا تھا، اور شاید یہی رفتار میری ذہنی ترقی کی بھی تھی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کوئی اور 12 سالہ لڑکا کسی لڑکی کی قربت کو یوں محسوس کر سکتا تھا یا نہیں۔ بہرحال مجھے اس کی قربت اچھی لگی تھی۔ میں نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاں، اب کچھ ٹھیک محسوس ہو رہا ہے، میں نے ذرا شرارت سے کہا تو وہ شرما گئی، لیکن اس نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے تھے کہ دروازے پر آہٹ ہوئی۔ وہ بے ساختہ مجھ سے دور ہو گئی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا، دروازے پر کاجل کھڑی تھی اور کڑی نظروں سے نرس کو گھور رہی تھی۔